हेलो जी। तो आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं देश का सबसे बड़ा गोल्ड फाइनेंस कंपनी के बारे में, मुथूट फाइनेंस के बारे में। हमने मन्नापुरम गोल्ड फाइनेंस कर ही लिया था। उसके साथ साथ हमने इसका एक सब्सिडरी भी है, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करता है। उसके बारे में भी वीडियो बना ही लिया था। अब देख लेते हैं जो मेन कंपनी है, पेरेंट कंपनी है मुथूट फाइनेंस, वो क्या कर रहा है, उसका उसका क्या कहानी रहा क्वार्टर वन में। तो अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 74,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और हमें जैसे मुथूट ग्रुप पता ही है कि साउथ ऑफ इंडिया में बहुत ज्यादा इनका कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन इनका साउथ ऑफ इंडिया से है। तो हमें थोड़ा सा जोग्राफिकल भी समझ में आ गया। अब आगे चल के तो हम पूरा देख ही लेंगे कितना जोग्राफिकल कंसंट्रेशन है, साउथ से कितना आता है, नॉर्थ से कितना आता है, वो तो आगे चल के हम देखेंगे। अगर मैं बात करूं तो ये जो मुथूट फाइनेंस जो पेरेंट एंटिटी है ना, ये कॉन्ग्लोमरेट बिजनेस है। मतलब इसके अंडर बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के भी बिजनेस आते हैं। अब देखो, इनका जो कोर कोर बिजनेस है, जो ये खुद ये लोग करते हैं, वो तो है गोल्ड लैंडिंग वाला, कि सोना लेके पैसा देते हैं। बट इनके अंडर जो और बिजनेस आते हैं वो और भी काम करते हैं। जैसे इनके अंडर एक कंपनी है जो अफोर्डेबल होम लोन करती है, एक माइक्रो फाइनेंस करती है, एक व्हीकल लोन करती है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी है, और एक लैंडिंग कंपनी है श्रीलंका में भी। तो श्रीलंका में भी एक लैंडिंग कंपनी जिसका ये फुल्ली ओन सब्सिडरी है, 100% स्टेक इनका इन्हीं के पास है। तो ऐसे इनके इनके अंडर और भी बहुत सारे बिजनेस है। बट अभी हम फोकस करेंगे जो इनका कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस क्या कर रहा है, उसके उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ी थोड़ा देख लेंगे कि बाकी सबकी परफॉर्मेंस कैसी है, बाकी सबके नंबर्स कैसे हैं। बट जो भी मेजोरिटी पोर्शन है वो हमारा गोल्ड वाले से ही रहा है, तो हम गोल्ड वाले पे ही ज्यादा फोकस करेंगे। अगर मैं बात करूं एयूएम ऑफ द कंपनी की, एयूएम मतलब सारा सब मिला के, सारा जो भी आपने हाउसिंग दे दिया, माइक्रो फाइनेंस दे दिया, गोल्ड दे दिया, कुछ भी दे दिया, सबका मिला के क्या हुआ, तो अब हम बात कर लेते हैं उसकी। तो एयूएम ग्रोथ रहा करीबन 28% ऑन अ वाई वाई लेवल। और एयूएम साइज पहुंच गया करीबन करीबन 98,000 करोड़ रुपीस के आसपास का। मतलब बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ। देखो, मुथूट के साथ एक एक समस्या है। जब क्या होता है, जब इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से बढ़ जाते हैं ना, तो बैंक के लिए भी कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। बैंक में भी कासा रेशो गिरने लगता है। जैसे हम इतने सारे बैंक हमने एनालाइज कर लिए, सबका हमने कासा रेशो गिरते हुए देख लिया। तो सबके साथ क्या होता है, कासा गिरता है तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हायर यील्डिंग लोन्स की तरफ भाग जाते हैं। तब आप देखोगे ये सीजनैलिटी इफेक्ट है। अब जैसे ही थोड़े से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं ना, बैंक आ जाते हैं हाई इंटरेस्ट लोन्स देने में, कि भाई हम भी गोल्ड लोन कर देंगे, आप हमारे पास ही सोना जमा कर जाओ और हम भी गोल्ड लोन करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर क्या होता है, तब ये ग्रोथ मुथूट की चली जाती है। मुथूट कहता है कि ठीक है भाई, अब मैं हर हर आड़ू झाड़ू कस्टमर को अपना गोल्ड लोन नहीं बेचूंगा। मैं सिर्फ अपने अपने क्रीम वाले कस्टमर को ही बेचूंगा, जहां पर मेरे को यील्ड मिल रहा होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग तो मुथूट के लिए भी ऊपर गया है। और मुथूट कंपैरेटिवली ज्यादा कॉस्ट पे बोरो कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई कासा फ्रेंचाइज है नहीं। कासा इज करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। तो मुथूट के पास कोई कासा फ्रेंचाइज है नहीं, वो पैसा ले नहीं सकता। और उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गया, तो कॉस्ट पे तो बैंक से कंपेयर कर ही नहीं सकता। तो कहता है ठीक है, अब मैं एक काम करूंगा, मैं अब थोड़ा सा अपना डिस्पर्सल कम करूंगा, बट मैं एकदम क्वालिटी कस्टमर को दूंगा। मैं किसी भी एरे गहरे नथु गहरे कस्टमर को नहीं दूंगा। मैं जिस कस्टमर को ढंग से जानता हूँ, जिसकी क्रेडिट हिस्ट्री मेरे पास है, जो मेरे को पता है ढंग का कस्टमर है, अच्छा कस्टमर है, क्लीन कस्टमर है, मैं सिर्फ उसको लेंडिंग करूंगा। तब आप जब देखोगे, जब बैंक वगैरह इसमें ज्यादा घुसते हैं ना, तब मुथूट फाइनेंस अपना डिस्पर्सल कम कर देता है। और फिर क्या है, बैंक के लिए जैसे ही कासा बढ़ने लग जाता है, जैसे ही उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आने लगता है, तब फिर उनके लिए जो होम लोन्स है वो वापस अट्रैक्टिव बन जाते हैं। कि भाई आप 8-9% पे, 7-8% पे होम लोन दो और काम खत्म। वो 20 साल के लिए लोन चला गया और आपका लोन बुक में 20 साल का एक एसेट आ गया। तो उनके लिए वो ज्यादा फेवरेबल होता है। तो फिर वो अपना फोकस हटा देते हैं गोल्ड लोन से। तब भी अपनी अच्छी रिकवरी करके लेके आते हैं, तब भी अपना डिस्बर्समेंट में ईएमआई में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा देते हैं। तो ये सीजनल इफेक्ट रहेगा मुथूट के साथ। तो इसीलिए आप देखोगे कि अगर अगर मैं बात करूं तो 28% का ग्रोथ आया है एयूएम में इस बार। बट अगर आप ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देखोगे, आप 10 साल के लिए देखोगे, तो 10 साल में आपको पता चलेगा 15, 16, 17, 18% के आसपास से ये लोग ग्रो करते हैं। कोई 28, 29% का इनका ग्रोथ इंजन है नहीं। तो ये भी हमने समझ लिया ये क्यों है, क्योंकि कब जब बैंक आ जाते हैं तब कहते हैं ठीक है भाई, बैंक से आप पैसा ले लो, हम अपने क्वालिटी कस्टमर को कैटर करेंगे। और जब वापस बैंक मार्केट से चले जाते हैं, बैंक अपना फोकस वापस शिफ्ट कर लेते हैं, गोल्ड लोन से हटा लेते हैं, तब फिर ये वापस आ जाते हैं अपने गोल्ड लोन वाले सेगमेंट को तेज रेट पे ग्रो करने के लिए। तो इस तरीके से इस चीज को समझ के चल रहा है। तो हमारा एजीएम बढ़ा 28% ऑन अ वाई वाई लेवल, और एजीएम साइज पहुंच गया 98,000 करोड़ रुपीस के आसपास का। और अगर मैं पैट की बात करूं तो पैट बढ़ा 14% ऑन अ वाई वाई लेवल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है
कि पैट उस रेट पे नहीं बढ़ा जिस रेट पे हमारा एजीएम बढ़ा। तो इसका एक ही रीजन हो सकता है जो हम इतने टाइम से समझते आ रहे हैं कि भाई आपने प्रोविजंस बढ़ा दिए। प्रोविजन क्या है? जो आगे चल के आपका लोन खराब हो जाएगा, हो सकता है आपको उसका रिपेमेंट ना आए, जो आपको ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए आज के प्रॉफिट में से आप कुछ पैसा साइड करके रखते हो कि ये मेरा वो जो पैसा रिकवर नहीं होगा उसमें मेरे को हेल्प करेगा। तो ये हम आगे चलते देखेंगे भी कि कितने प्रोविजन बढ़ा दिए और कैसे हो गया। क्योंकि देखो बेसिकली गोल्ड फाइनेंसिंग में कोई प्रोविजन ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इनका पीसीआर भी देखोगे तो 12-13% के आसपास का पीसीआर है। कोई बहुत ज्यादा प्रोविजन कवरेज भी नहीं करके रखते। क्यों नहीं करके रखते? क्योंकि कोलाटरल बैक्ड है और एकदम लिक्विड कोलाटरल है। आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर अगर सपोज आपको प्रॉपर्टी है, आपके पास एक हाउसिंग लोन दे रहे हो, आप हाउसिंग लोन में आपके पास कोलाटरल है, तो उसको सेल करना ज्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि आप उसको करंट भाव पे अगर आज की डेट में लिक्विडेट करने जाओगे तो आपको हो सकता है डिस्ट्रेस सेल करना पड़े। मतलब अगर अगर 100 रुपए का प्रॉपर्टी है और आप कह रहे हो कि तुरंत के तुरंत मेरे को पैसा मिले, तो हो सकता है आपको 100 रुपए नहीं मिले, हो सकता है आपको 90 रुपए मिले या 80 रुपए ही मिले। तो 10-20% का कट हो सकता है, क्योंकि आप तुरंत प्रभाव से बेचना चाह रहे हो, इतना लिक्विड एसेट नहीं है। वहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड बहुत ही लिक्विड एसेट है। आप तुरंत ऑक्शन करो, आपको पूरा का पूरा वैल्यू मिल जाएगा करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। या आप ज्वेलर के पास जाओ, ज्वेलर को गोल्ड दो, आपको तुरंत हाथों हाथ कैश दे देगा, चेक दे देगा, जो भी दे देगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गोल्ड इज हाईली लिक्विड। तो यहाँ पर हमें कोई ज्यादा प्रोविजन करने की जरूरत होती नहीं है, और इस पे कोई ग्रॉस एनपी नेट एनपी आता भी नहीं है। बट आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार इनको डिक्लेयर करना पड़ता है, इसलिए इनको प्रोविजन भी बढ़ाना पड़ता है। फिर भी देख लेते हैं आगे कैसे नंबर रहते हैं। अब आ जाते हैं हम कोर जो इनका गोल्ड लैंडिंग बुक है उसके ऊपर। तो हमें देखने को मिलेगा कि गोल्ड लैंडिंग बुक बढ़ा है 25% ऑन अ वाई लेवल, और उसका साइज पहुंच गया करीबन करीबन 81-82 थाउजेंड करोड़ रुपीज के आसपास का। मतलब अभी हमने देखा था टोटल लोन बुक साइज 98,000 करोड़ रुपीज, उसमें से जो हमारा गोल्ड लोन वाला एयूएम है वो है 82,000 रुपीज। तो बचा हुआ जो भी है माइक्रो फाइनेंस, होम, श्रीलंका, व्हीकल, जो भी है वो सब मिला के कुछ कुछ 16,000 करोड़ के आसपास का ही है। अभी भी मेजोरिटी हमारा गोल्ड का ही है, गोल्ड का ही सेगमेंट है। अगर मैं बात करूं कि इसमें टनेज कितना बड़ा, मतलब कितना किलो सोना इनके पास एक्स्ट्रा आया। देखो क्या होता है, जब गोल्ड प्राइस ऑन राइज होते हैं तो अब आपके पास अगर घर में पड़े हुए सोने की वैल्यू डबल होगी। मतलब पहले पहले वो 50,000 का सोना था, अब प्राइसेस डबल हो गए तो वो 1 लाख का सोना है। और तब आपको 50,000 की रिक्वायरमेंट है, तो पहले तो आप पूरा का पूरा सोना रख के आते। बट अब प्राइसेस बढ़ गए तो अब आप क्या करोगे, पूरा नहीं रख के आओगे, आधा ही रख के आओगे। तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि गोल्ड प्राइस कितने बड़े थे और उसके अगेंस्ट में टनेज कितना बड़ा, वेट कितना बड़ा। क्योंकि अगर गोल्ड प्राइसेस नीचे गिरेंगे तो लगभग ज्यादा सोना रखना पड़ेगा सेम अमाउंट अपने क्रेडिट करने के लिए। और अगर गोल्ड प्राइस बढ़े हुए हैं तो कम सोना रखना पड़ेगा सेम अमाउंट उठाने के लिए, बोरो करने के लिए। तो उस तरीके से देखना पड़ेगा। तो टनेज इनके बढ़े 3.5%। और ये कह रहे हैं कि इसी रेट पे हम आगे टनेज भी बढ़ाएंगे, क्योंकि गोल्ड प्राइस बहुत ज्यादा रेट पे गिरेंगे नहीं। अभी देखो, अभी एक और चीज हुई थी। अब देखो एलटीवी क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इनके एलटीवी की बात करूं, एलटीवी लोन टू वैल्यू रेशो, तो इनका एलटीवी है करीबन करीबन 63%। मतलब 100 रुपए का सोना लेते हैं तो उसके बदले 63 रुपीज ही लेंड करते हैं। मतलब आप देखो 37 रुपीज का इनके पास बफर है, इनके पास प्रोटेक्शन है 37 रुपीज का। तो अगर गोल्ड प्राइसेस 37% भी गिरते हैं, जो बहुत ही मतलब हाहाकार ही मच जाएगा जिस दिन 37% गोल्ड प्राइसेस गिर गए। तो मतलब ऐसे ऐसे समझना पड़ेगा कि 37% गोल्ड प्राइसेस गिरना इज नॉट अ जोक। तो बहुत मुश्किल है 37% गोल्ड प्राइस मिलना। तो इतना ही प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। और आरबीआई ने क्या कहा है कि 75% तक ही आप लोन दे सकते हो, मतलब आप 25% का प्रोटेक्शन लेके चलो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आपने दिया लोन, अब आपने 100 रुपए का गोल्ड रख के उसको 30 रुपए का लोन दे दिया। सपोज उसको 30 रुपए की रिक्वायरमेंट थी, वो आया उसने 100 रुपए का लोन रखा और 30 रुपए की उसको रिक्वायरमेंट थी, वो 30 रुपया लेगा। अब क्या हुआ, फिर वो वापस आया। अब फिर उसने सपोज 30 रुपए का लोन और ले लिया, तो आपका जो प्रोटेक्शन वाला अमाउंट था वो पूरा हो गया। मतलब आप मुथूट जितना उसको लेंड कर सकता था वो अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी पे पहुंच गया। तो वो 60% के आसपास लेंड कर सकता था, और उसने दो ट्रांचेस में दो दो बार पेमेंट करके उस आदमी को 60,000 का क्रेडिट दे दिया, उसको 60,000 रुपीज लेंड कर दिए। अब वो आदमी थर्ड टाइम आएगा तो वो मुथूट को उसको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब या तो और गोल्ड रखो, नहीं तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते। अब इसी केस में आप सोचो, अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ जाए, अब गोल्ड प्राइसेस सपोज 10% से बढ़ गए, तो 100 रुपए का गोल्ड 110 रुपए का गोल्ड हो गया।
तो अब मुझको सेम कस्टमर को बिना कोई माथापुड़ी करे, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मारे, बिना कोई मतलब ये कह के कि भाई आप हमारे मतलब कुछ भी पेपर वर्क करे या कुछ भी मेहनत करे, उसको एडिशनल 6 रुपीज का लोन दे सकता है। तो क्या होता है, जब आपके पास एक कोलैटरल में एक अप्रिशिएटिंग एसेट होता है ना, तब आप उसके ऊपर टॉप अप लोन और भी आसानी से दे सकते हो और आपका एयूएम का पेस ऑफ ग्रोथ बढ़ सकता है, क्योंकि आपको इस वाले लोन के लिए तो कोई एफर्ट ही नहीं करना पड़ा। पीछे इंटरनेशनल मार्केट्स में गोल्ड का प्राइस बढ़ा, तो आपने आपका जो जो आपके पास कोलैटरल पड़ा था उसका भी प्राइस बढ़ गया। अब जब उसका प्राइस बढ़ गया, तो उठा के आप उस सेम कस्टमर को बिना कोई वेरिफिकेशन किए, बिना कोई माथापौड़ी किए, बिना कुछ ऑनबोर्डिंग किए, बिना कोई केवाईसी किए, आप सीधा उस कस्टमर को उठा के लोन ज्यादा दे सकते हो। आपका लोन बुक बढ़ गया, उसको ज्यादा पैसा मिल गया, कोलैटरल आपके पास पड़ा ही है, और विदाउट एफर्ट आपका एयूएम बढ़ गया। अगर हम बात करें इनके दूसरे सेगमेंट्स की, तो हमें पता चलेगा जो हाउसिंग फाइनेंस होम लोन है, जो अफोर्डेबल होम लोन है, अफोर्डेबल होम लोन मतलब 5 लाख से लेके 15 लाख की टिकट साइज तक का लोन देते हैं, वो करता है कंट्रीब्यूट 2.25%। 10% कंट्रीब्यूशन आता है माइक्रो फाइनेंस से, और जो बचा हुआ कंट्रीब्यूशन है वो आता है हमारा जो जो मनी वाला सेगमेंट है और एएमसी वाला सेगमेंट है। मनी मतलब वो जो श्रीलंका में जाके लैंडिंग करते हैं वो वाला सेगमेंट है, और एसेट मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है। तो ठीक है, जो मेजोरिटी है वो अ, हमारा गोल्ड लोन से ही आ रहा है। अब अगर हम इनकम की बात करें, तो हमें पता चलेगा जो इंटरेस्ट इनकम है इनका, वो बढ़ा 29% ऑन अ वाई लेवल, और टोटल इनकम वाज अप बाय 28% ऑन अ वाई लेवल। और अगर प्रोविजन की बात करें, तो प्रोविजन वर अप बाय 136% ऑन अ वाई लेवल। तो मतलब प्रोविजन बहुत सारे बढ़ गए हमारे। अब देखो, प्रोविजन बढ़ना अगर कोई और कंपनी होता जिसका बैकिंग गोल्ड से नहीं होता, जिसका कोलैटरल गोल्ड नहीं होता, तो हम कहते हैं कि भाई बुरी चीज थी। बट यहाँ पर ये सब सब टेक्निकल ग्रॉस एनपीएस हैं, कोई एक्चुअल में इनका लोन खराब तो हो नहीं रहा है, तो ठीक है, कोई मतलब ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहते तो अपना पार्ट और भी ज्यादा दिखा सकते थे, बट मैनेजमेंट ने यही चूज किया कि भाई हमें हमें ज्यादा पार्ट दिखाना नहीं है, हम अपने थोड़े से प्रोविजन बढ़ा के रख देते हैं। ऊपर से इनको एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये भी आती है, और मतलब ऐसा इनके लिए प्रॉब्लम भी नहीं है, बट हाँ इनको ये चीज करने पड़ती है कि सपोज कोई कोई इनका लोन नेट एनपीए में डिक्लेयर हो गया, और नेट एनपीए के बाद भी उसने 3 महीने तक पेमेंट नहीं किया, तो आइडियली तो इनको ऑप्शन कर देना चाहिए। बट जो गोल्ड रखा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू के साथ एक इमोशनल वैल्यू भी है, एक कनेक्ट भी है कस्टमर का उस गोल्ड के साथ। तो ये उसको इतनी आसानी से ऑप्शन करते नहीं है। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, आपको हमने 1 महीना और दिया, आप हमें पैसा ला के दे दो और अपना गोल्ड छुड़ा के ले जाओ। तो इससे क्या होता है, इससे दो बेनिफिट मिलते हैं कंपनी को। एक तो कंपनी को पैसा मिल जाता है, उसको गोल्ड ऑप्शन नहीं करना पड़ता, उसकी माथापड़ी नहीं करनी पड़ती। और दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है, कस्टमर को ये लगता है कि ये देखो मेरा टाइम पीरियड ओवर हो गया था, उसके बाद भी कंपनी ने मेरे को मौका दिया, मेरा गोल्ड बेचा नहीं। आइडियली तो कंपनी को बेच देना चाहिए था, कंपनी को क्या मतलब है कि भाई उसके घर का सोना बिक रहा है या नहीं बिक रहा। तो बट कस्टमर के दिमाग में भी एक ही थ्योरी बनता है कि ये कंपनी अच्छा है, मेरे लिए इन्होंने थोड़ा सा टाइम मेरे को टेन्योर एक्सटेंड करके दिया। आइडियली तो इनको मेरा सोना बेच देना चाहिए था, मेरे को मेरा सोना कभी नहीं मिलता, बट इन्होंने मेरे को एक और मौका दिया रीपे करने का, जिसकी वजह से मैं अपना गोल्ड जो है वो वापस ले पाया। तो इसकी वजह से क्या है, इनका रिपीट कस्टमर बढ़ता है। अगर आप उसके साथ ऐसा करोगे कि भाई नहीं, उठा के मैंने तो बेच दिया, तो अगली बार वो किसी और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी के पास चला जाएगा। बट जो आपने उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेन्योर दे दिया, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ये होगा कि उसका आपके साथ रिलेशन एक अच्छा बन जाएगा, और अगली बार उसको गोल्ड लोन लेना होगा तो वो मुथूट के पास ही आएगा। और अगर हम बात करें, तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पैट वाज अप बाय ओनली 14%। तो जब प्रोविजंस आपके डबल हो गए, 136% से आपके प्रोविजन बढ़ गए, तो इसीलिए आपका पैट बढ़ा सिर्फ और सिर्फ 14% से। अब आ जाता है हम इनके जोग्राफिकल प्रेजेंस पे। तो अगर हम इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस देखें, तो हमें पता चलेगा इनका 59% तो आता है साउथ से, 17% आता है, सॉरी ये मैं ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, ब्रांचेस का प्रेजेंस कहाँ पर है। तो 59% आते हैं साउथ से, 17% आता है नॉर्थ से, वेस्ट से 7%, और ईस्ट से भी 7% के आसपास ही आता है। तो ये कहानी थी इनकी इनकी ब्रांचेस की। और टोटल ब्रांच नेटवर्क अकाउंट में बताऊं आपको, तो 4855 ब्रांचेस हैं इनकी पैन इंडिया। मतलब अच्छा खासा नेटवर्क है। और जैसे जैसे ये नॉर्थ में और पेनिट्रेशन बनाते जाएंगे, ईस्ट वेस्ट में अपना और पेनिट्रेशन बनाते जाएंगे। देखो, ईस्ट में हो सकता है थोड़ा सा कम करे, देखो वेस्ट बंगाल वाले स्टेट में फिर भी बहुत ज्यादा कल्चर है गोल्ड का, और गोल्ड लैंडिंग का भी वहां पर स्कोप बन सकता है। बट जो ईस्ट, वो सेवन सिस्टर्स वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। तो हो सकता है वहां पर ये लोग इसी वजह से एंट्री नहीं मारना चाह रहे हो, या उधर पेनिट्रेशन कम करना चाह रहे हो, क्योंकि आपके पास अभी भी बहुत बड़ा वेस्टर्न मार्केट बचा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये वाला मार्केट अभी भी बहुत बड़ा
बचा है और यहाँ पर आपने कोई पेनिट्रेशन किया ही नहीं है, तो इस वजह से पहले ये यहाँ पेनिट्रेशन करेंगे, बाद में जाके वो सेवन सिस्टर वाले एरिया में जाके अपना अपना एक्सपेंशन करेंगे। और देखो अब ये कह रहे हैं कि ये हम रूरल सेगमेंट पे भी ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेजोरिटी इंडिया का जो गोल्ड है वो है भी रूरल इंडिया के पास ही, अर्बन इंडिया में इतना गोल्ड नहीं है। इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने डेटा दिया है कि 65% ऑफ इंडिया गोल्ड इज इन द हैंड्स ऑफ रूरल इकोनॉमी। तो जितना ज्यादा आप गांव में जाके पेनिट्रेशन करोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर मैं बात करूं कि अब यूएन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ आ रहा है, अब हमने ब्रांच का कॉन्सेंट्रेशन तो समझ लिया कि 59% ब्रांचेस साउथ में है। अब ये देख लेते हैं लोन कहाँ से आ रहा है, तो हमें पता चलेगा 47% लोन आ रहा है साउथ में से, 23% आ रहा है नॉर्थ में से, 20% आ रहा है वेस्ट में से, और रिमेनिंग 10% आ रहा है ईस्ट में से। तो ये भी ठीक है कि भाई आपका मिक्सचर चेंज हो रहा है, अब आपका लोन धीरे 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 जो नया लोन है वो नॉर्थ की तरफ जाता जा रहा है, जो अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि नॉर्थ में भी आपको उतना ही एक्सेप्टेंस मिल रहा है, उतना ही आपका ब्रांड प्रेजेंस है, उतना ही आप अपना एयूएम को ग्रोथ कर पा रहे हो जितना आपका आपका साउथ में था, तो ये अच्छी बात है। अगर मैं डिस्बर्समेंट की बात करूं तो ऑल टाइम हाई नंबर्स थे। अगर मैं मंथली डिस्बर्समेंट की बात करूं तो मंथली डिस्बर्समेंट वगैरह 37% ऑन वाई वाई लेवल, मतलब बहुत अच्छी बात है। देखो अब वो वाला साइकिल चेंज हुआ है जब बैंक ने अपना गोल्ड लोन पे फोकस करना बंद कर दिया है, इसीलिए मुथूट आके बहुत बढ़िया तरीके से अपना ग्रोथ दिखा रहा है। इसलिए हमें डिस्बर्समेंट ग्रोथ पे 37% के आसपास का दिख रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की बात करें तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इनका बढ़ा है by 25 basis points on a YY level and 10 basis points on a quarter on quarter level। तो 0.25% से हमारा YY लेवल पे बढ़ गया और 0.1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे बढ़ गया, और उसके अगेंस्ट में यील्ड बढ़े नहीं उस पेस पे। तो हमें देखने को मिला मार्जिन कंप्रेशन, जो हमारे निम्स है वो निम्स थोड़े से कंप्रेस हो गए। अगर मैं बात करूं तो अगर मैं बात करूं तो निम्स कंप्रेस हो गए फ्रॉम 11.62% टू 11.51%। तो रफली 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 11 बेसिस पॉइंट्स का डिप आ गया हमारे निम्स में। क्यों? क्योंकि देखो ना, अगर आपका यील्ड नहीं बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं तो मार्जिन कंप्रेशन लेना ही पड़ेगा ना। तो इसी वजह से हमें ये देखने को मिला। अगर मैं आरओए की बात करूं तो आरओए भी गिर गया फ्रॉम 5.96% टू 5.39% ऑन अ वाई वाई लेवल। और अगर आरओए गिरेगा तो आरओई इज बाउंड टू गो डाउन, क्योंकि आरओई इज आरओए इनटू लेवरेज। तो अगर आरओए गिर गया तो आरओई तो आपको गिरेगा ही गिरेगा। तो आरओई भी गिर गया फ्रॉम 18.5% टू 17.7% ऑन अ वाई वाई लेवल। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो वाई वाई लेवल पे तो इंप्रूवमेंट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे खराब हुई है। बट यहाँ पर एसेट क्वालिटी खराब होने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपके पास गोल्ड ऐसा कोलाटरल है, आप उसको बेचोगे पैसा रिकवर कर लोगे। ये सब खाने के लिए नंबर्स हैं, आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार नंबर्स हैं, बट गोल्ड लैंडिंग में कोई ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए होता नहीं। फिर भी हम देख लेते हैं। अगर मैं ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करूं तो ग्रॉस एनपीए नंबर बढ़ गया फ्रॉम 3.28% टू 3.98%, मतलब 70 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज आ गया, 0.7% का इंक्रीज आ गया ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। वाई वाई लेवल पे इंप्रूव किया फ्रॉम 4.26% के आसपास से। और अगर नेट एनपीए की बात करूं तो नेट एनपीए भी बढ़ा इनका फ्रॉम 2.9% टू 3.5%, तो ये भी 60 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का जंप आ गया। बट ठीक है, देखो गोल्ड लैंडिंग में ज्यादा ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो आपके पास गोल्ड पड़ा ही है, आप उसको बेचोगे और सारा का सारा पैसा रिकवर कर लोगे, आपका कुछ घाटा होगा नहीं। अब फाइनली इनके जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं होम फाइनेंस सेगमेंट की, तो वो उसका एयूएम बढ़ा बाय 47%, क्योंकि बहुत छोटा सा ही बेस है, तो बेस छोटा है तो ग्रोथ हमें ज्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और डिस्बर्समेंट वर अप बाय 102%। अगर व्हीकल लोन की बात करें तो व्हीकल लोन का एयूएम बढ़ा 234% से, मतलब दो गुने से भी ज्यादा हो गया, दो गुने से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिल गया हमें एयूएम में। और यहाँ पैट वॉज अप बाय ऑलमोस्ट 200%, तो पैट भी दो गुने से बढ़ गया। तो मतलब ऑल इन ऑल बहुत अच्छे सेट ऑफ नंबर्स हैं अभी के लिए। बट अगर मैं गाइडेंस की बात करूं तो मैनेजमेंट ने अभी भी मेंटेन रखा है 15% का गाइडेंस। तो मतलब आप ऑलरेडी, मतलब रिविजन में अपवर्ड रिविजन ही होगा गाइडेंस का, कोई नीचे जाने की तो बात ही नहीं है। बट ऑल इन ऑल अभी तो अच्छे सेट ऑफ नंबर्स हैं आज के हिसाब से। मतलब क्वार्टर 1 में तो इन्होंने बहुत अच्छा नंबर रिपोर्ट किया है, बट वो ये थोड़ा सा इसमें सीजनलिटी फैक्टर आता है, और कंपनी 17-18% से ज्यादा रेट पे ग्रो करता नहीं है। तो चले अभी के लिए इतना रखते हैं। आज हमने कहानी कर ली मुथूट फाइनेंस की, आज ही हम 3-4 और कंपनी कर लेंगे जिसमें से 2-3 फाइनेंस रहेंगी। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।